1921 में महात्मा गांधी वस्त्र त्याग दिए थे। कहां पर? विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, मुझे नोट करके लिख लीजिए, विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में, विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में वस्त्र त्याग कर दिया। 1921 में वस्त्र त्याग कर दिया। हो गया। ये भी लिख लीजिए कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। हो गया। चलिए, अब है असहयोग आंदोलन के उपरांत। पूछता है जाके कैसे गेट आगे पीछे ध्यान से पानी चू गया। संस्थागत आंदोलन होगा। और दूसरी तरफ जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन होगा। संस्थागत आंदोलन का आधार क्या होगा? संस्थागत आंदोलन शुरू करने का आधार जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है यह संस्थागत आंदोलन का क्या है? आधार है। हुआ क्या, आप लोगों को पॉलिटी में हम बता चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो प्रोविजन था, प्रावधान था, क्या? द्वैध शासन, याद है? जी सर, द्वैध शासन। कहां पर? प्रांत में सर द्वैध शासन। बंगाल में तो 1765 में था, ये 1919 की बात हो रही है। तो प्रांतों में, प्रोविंसेस में जो दोहरे शासन की बात की गई थी, तो इस दोहरे शासन के लिए क्या किया जा रहा था? चुनाव होता, और चुने हुए भारतीय चुन करके आते विधायिका में, लेजिस्लेटिव में। ऐसे में जब चुने हुए भारतीय आते तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया कि हमको द्वैध शासन प्रांतों में नहीं चाहिए, बल्कि हमको केंद्र में भारतीयों की सत्ता चाहिए, भारतीयों को अधिकार चाहिए। जब कांग्रेस ने भारत शासन अधिनियम 1919 का बहिष्कार किया, और इसके बहिष्कार के उपरांत ही क्या चलाया? असहयोग आंदोलन। इसके बहिष्कार के उपरांत ही क्या चलाया? असहयोग आंदोलन। और जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, तब जो असहयोग आंदोलन के या भारतीय राष्ट्रीय नेता हैं, भारतीय
राष्ट्रीय नेता या राष्ट्रवादी नेता इनके पास कोई काम नहीं बचा। एक तो इनका विरोध किए, असहयोग आंदोलन चला, लेकिन जब असहयोग आंदोलन चला तब तक सभी इसमें इन्वॉल्व थे। सबको लग रहा था ब्रिटिश सरकार झुक गई है, हमारे पास सरेंडर कर देगी, भारतीयों को अधिकार दे देगी। लेकिन महात्मा गांधी एन मौके पर जब इसको वापस ले लेते हैं, तब अब भारतीयों के पास कोई काम नहीं है। अब भारतीय मूव कर जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 में। जो सीनियर मेंबर होंगे कांग्रेस के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो चुनाव होना है उसमें बोलेंगे कि हम भाग लेंगे। इस चुनाव में असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद कुछ कांग्रेसी सदस्य चुनाव में जाने का निर्णय लिया। चुनाव में जाने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का निर्णय लिया। लेकिन पहले ही कांग्रेस को इनकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया, और जब 1919 में भाग लेने से इनकार कर दिया, तो 1923 में कांग्रेस के ही कुछ सदस्य कह रहे हैं कि हम चुनाव में भाग लेंगे। ये जो सदस्य हैं वो कौन है? दो लोग हैं, एक CR दास और दूसरा मोती लाल नेहरू। एक जो सदस्य हैं वो है CR दास और दूसरा है मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा चुनाव में भाग लेने के लिए एक पार्टी बनाया गया। इनके द्वारा एक नया राजनीतिक दल बनाया गया। क्या नाम है उसका? स्वराज पार्टी। कब गठित हुआ? कहां गठित हुआ? स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया। हो गया? हटा दें। क्या उद्देश्य है स्वराज पार्टी का? स्वराज पार्टी का उद्देश्य स्वराज पार्टी का उद्देश्य 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनावों में भाग लेना था। प्रोविंशियल जो इलेक्शन था, उस प्रोविंशियल इलेक्शन में भाग लेना था। यहां यह ध्यान रखना है कि चुन करके, जीत करके सरकार बनाने का इनका उद्देश्य नहीं था।
ये नहीं चाहते थे कि हम सरकार बना करके ब्रिटिश सरकार के हिस्सेदारी बने, उसका सहयोगी बने, बल्कि इनका उद्देश्य था प्रांतीय विधायिका के कार्यवाहियों को बाधित करना, जैसे कुर्सी तोड़ना, हल्ला करना, पेपर फाड़ना। ये तो बढ़िया काम है बना। आज जो विधायक सांसद करते हैं वही ये सब जो है विधायिका के अंदर जाकर के विधायिका के कार्यवाही को बाधित करना चाहते थे, अर्थात विधायिका को सुचारू रूप से चलाने देना नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि विधायिका, ब्रिटिश विधायिका भारतीयों के लिए कानून बनाए। जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ, स्वराज पार्टी का 1923 में गठन होने के उपरांत कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस में 3 बार विभाजन हुआ है। पहला बार कब हुआ? 1907। दूसरी बार कब हुआ? 1920 में। 1920 में कब हुआ था? हुआ क्या? जब महात्मा गांधी निर्णय लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का बहिष्कार करके असहयोग आंदोलन चलाना है, तो कांग्रेस के कुछ सदस्य महात्मा गांधी के इस विचार से सहमत नहीं थे। जैसे बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्नाह। मोहम्मद अली जिन्नाह एक कट्टर हिंदूवादी हैं, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्नाह भारत के लिए जीता था। बाद में वो खास करके 1940 के बाद वो ऐसी घटना होगी कि वो मुस्लिम नेताओं के बीच बैठ करके अपना आइडियोलॉजी बदल लेगा, लेकिन 1920 तक मोहम्मद अली जिन्नाह पर कोई दाग नहीं लगा सकता कि वो भारतीय नहीं है। वो भारत के लिए जिया और भारत के लिए लड़ा भी। तो 1920 में अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारत मां का 2 आंख कहा जाता है, तो नेहरू और जिन्ना को। और किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने। ये दोनों भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो 1920 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्नाह, उसके बाद एनी बेसेंट, ये सब जो है वो अलग हो जाती है। तो पहली बार विभाजन 1907 में हुआ। एक डैश नहीं बना लीजिए, कांग्रेस विभाजन। विभाजन 1907, 1920, 1923। 1907 में अध्यक्ष पद को लेकर 1920 में 1919 के अधिनियम और असहयोग आंदोलन को लेकर और 1923 में स्वराज पार्टी को लेकर, इन 3 आधार पर कांग्रेस का विभाजन हुआ है।
इस समय जो विभाजन हुआ है ये नरम दल और गरम दल में इस समय जो विभाजन हुआ है वो बेसिकली 3 महत्वपूर्ण नेता हैं जो अलग हो जाएंगे। बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब जो है ये सब अलग हो गए। 1920 में 1919 के अधिनियम और असहयोग को लेकर के हो गया। और ये जो है ये मोतीलाल नेहरू, CR दास। हो गया। अब यहां पर हम क्या बताएं कि कांग्रेस में विभाजन हो रहा 1923 में किस उद्देश्य से, क्या तो इन उद्देश्यों को लेकर के स्वराज्य पार्टी बना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऐसे में कांग्रेस भी अब थोड़ा सा सचेत हो गई कि चलो एक तरफ तो असहयोग आंदोलन, हिंसक प्रवृत्ति सत्याग्रह के माध्यम से मांग करेंगे और दूसरी तरफ संस्थागत उद्देश्य भी रहने चाहिए। तब देखेंगे क्या कि 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। 1923 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। क्वेश्चन पूछेगा 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां बुलाया गया? दिल्ली में। और इस विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था पता है? कहां है? कांग्रेस में तो बता दिए, पहले बात चले गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है? तो अध्यक्ष हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसका जन्म मक्का में हुआ था, जिनका जन्म मक्का में हुआ था। ये और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये अंतिम घड़ी तक 13 अगस्त तक रात तक ये जिद पर थे कि भारत को विभाजन नहीं होगा। इसके लिए जिन्ना को कुछ भी करना पड़े। खान अब्दुल गफ्फार तो विभाजन के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किए कि पाकिस्तान जैसा कोई देश भी है, और आज भी उसका जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, वो खान अब्दुल गफ्फार खान के जो वंशज हैं उनके द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ आज भी लड़ा जा रहा है कि हम पाकिस्तान को देश नहीं मानते। तो यहां पर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष हैं। बताए थे 1923 में अधिवेशन हुआ, उस समय इनकी आयु भी मात्र 23 साल थी, और ये मोस्ट यंगेस्ट
चेयरमैन है कांग्रेस के, मोस्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। अब सवाल यह आता है कि जो कांग्रेस का ये अधिवेशन है क्यों बुलाया गया? तो इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का उद्देश्य स्वराज्य, पार्टी को कांग्रेस का समर्थन देना, कांग्रेस का समर्थन देना, और दूसरा चुनाव में सहयोग करना, चुनाव में सहयोग करना। कैसे चुनाव में सहयोग करेगा सर? चुनाव में कैसे सहयोग करेगा? अब मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट लीडर है और जब डील हो गया ना कि यहां पर जो वो पार्टी नहीं लड़ेगा, मान लीजिए कि बीजेपी ने डील कर लिया कि मैं इस विधानसभा में, रांची विधानसभा में किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपना कैंडिडेट नहीं दूंगा। जैसे आजसू के साथ ही बैठक हो गया कि रांची में जो विधानसभा सीट है वहां पर आजसू ही लड़ेगा, बीजेपी नहीं लड़ेगा। ऐसे में बीजेपी का एक जो मेंबर था, वो पूरा डिवोटेड मेंबर था, वो बीजेपी से रिजाइन कर दिया और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए रेडी हो गया। अब जहां जहां पर वो व्यक्ति चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहा है, केवल वहां पर जो मीटिंग हो रहा है वहां पर केवल बैठ देंगे रघुवर दास या फिर अर्जुन मुंडा, तो मैसेज नहीं जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, भले कुछ ना बोले। सेम यहीं पर होता था, जहां जहां प्रचार होता था कांग्रेस के नेता वहां पार्टिसिपेट करते थे, वादा नहीं करते थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हाँ उस कैंडिडेट का साथ देते थे। तो स्वराज्य पार्टी का समर्थन किए और चुनाव में सहयोग करने का ये साथ दिए, और चुनाव में सहयोग करना ही क्या कहलाया? स्वराज्य आंदोलन। स्वराज्य आंदोलन। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज्य आंदोलन का बर नेता कौन है, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। हो गया? प्रणेता का मतलब होता है प्रमोटर। हो गया? हटा दें। 1923 में जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में 101 सीट में से 42 सीटों पर स्वराज्य पार्टी ने कब्जा कर लिया। स्वराज्य पार्टी की जीत हुई। ये स्वराज्य पार्टी की जीत नहीं है, ये कांग्रेस की जीत है। 1923 में जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में 101 सीटों में से 42 सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, अर्थात स्वराज्य पार्टी की जीत हुई। हो गया? इस चुनाव के बाद 1925 में केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष, हाँ 42 42
इस चुनाव के बाद 1925 में केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष चुना गया। किसको? विट्ठल भाई पटेल को। विट्ठल भाई पटेल को। क्वेश्चन पूछेगा कि वह भारतीय जो 1925 में केंद्रीय विधायिका का सेंट्रल लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष चुना गया, वो कौन है? विट्ठल भाई पटेल। परंतु 1925 में C.R. दास की मृत्यु हो गई और C.R. दास की मृत्यु हो गई, तब स्वराज्य आंदोलन कमजोर हो गया। 1925 में जब C.R. दास की मृत्यु हो गई तो स्वराज्य आंदोलन कमजोर हो गया और धीरे धीरे स्वराज्य पार्टी का महत्व गिरने लगा। गांधी जी इधर राजनीति में नहीं है, मिलेंगे ही नहीं कहीं आपको। वो एक बार आएंगे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, उसके बाद बेलगांव अधिवेशन के बाद जो है वो फिर संरचना बेलगांव अधिवेशन में प्रस्ताव देंगे कि संरचनात्मक कार्यों पर जोर दो, कांग्रेस के पास जो फंड है उस फंड से चरखा बंटवाओ, लोगों को ट्रेंड करो, कैसे सूती काटेंगे, पंचायत को कैसे मजबूत करेंगे, वही सब बेलगांव अधिवेशन में होगा। और जब बेलगांव अधिवेशन में होगा तो जहां जहां पर पता न्यूज मिलेगा कि कैसे कैसे संगठित करना है, वो संगठन करने के लिए वो गांव गांव में भटकेंगे। अभी जब स्वराज्य आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, असहयोग आंदोलन के बाद तेजी से बढ़ा, फिर तेजी से जो है गिर जाएगा। कि गिरने का एक और कारण है, उद्देश्य क्या है इसका? स्वराज्य मिला, कैसे स्वराज्य मिलेगा? संस्था में तो आप पहुंच गए, विधान जहां बन रहा है वहां तो पहुंच गए, इलेक्ट होकर के चले गए, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो है पेपर फाड़ना ना, सरकार बनाना तो है नहीं, विधायिका को डिस्टर्ब करना। कॉमन पीपल को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। अब भागीदारी घटेगी। पहली बार जब चुनाव हुआ तो 42 सीट जीता, अगली बार जब चुनाव होगा तो 24 सीट जीतेगा, और जब 24 सीट जीतेगा इसका महत्व धीरे धीरे क्या होगा? घटना शुरू हो गया। जैसे ही स्वराज्य पार्टी का महत्व घटेगा, अब हिंसक आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी नेताओं द्वारा हिंसक आंदोलनों का आंदोलन चलाया जाएगा और इसके लिए जो महत्वपूर्ण दो पार्टियां हैं, एक है HRA और दूसरा है HRA और दूसरा HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या ये सबसे पहले है HRA
एचआर के लिए, एचआर नामक संगठन को बनाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा भूमिका निभाया तो वो है बंदी जीवन। नामक एक पत्रिका, जो जो लोग इस पत्रिका को पढ़ते थे उनके मन में क्रांतिकारी विचार का संचार हुआ। बंदी जीवन जो है, ये बंदी जीवन का लेखक है सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल बंदी जीवन से प्रेरित होकर के सचिंद्र सान्याल को और भी लोगों ने समर्थन दिया, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्र शेखर आजाद, ये सब। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल संगठित हुए और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा अक्टूबर 1924 में एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना, इस पार्टी के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया। काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया। क्या था इसमें? हाँ? इस ट्रेन में एक डाउन ट्रेन जो ब्रिटिश हथियार, उपकरण और फंड ले जा रही थी, एचआर के सदस्यों ने इस ट्रेन को लूट लिया और लूट करके क्रांतिकारी घटनाओं में इसको यूज करने का साहस दिखाया। एचआरए अब हिंसक घटनाओं को अंजाम देगा, लेकिन वही चीजें हैं कि इससे कॉमन पीपल को कोई फायदा नहीं है। फायदा तो आम आजादी है, लेकिन डायरेक्टली क्या फायदा है? हिंसक आंदोलनों में इन क्रांतिकारी आंदोलन कर्मियों को कॉमन पीपल क्यों साथ दे? कॉमन पीपल इसीलिए बोला गया ना, भारत के नेता जानते हैं कि कॉमन पीपल को कोई मतलब नहीं होता है। हार्डली से हार्डली 3 महीने तक कोई घटना को याद रखेंगे, चौथा महीना भूल जाएंगे। ये राजनीति का सबसे बड़ा फंडा है। इसीलिए वो देखिएगा, चुनाव से पहले ही कोई घटना होगा ताकि वोट को पोलराइज जिंदा किया जा सके कि भाई देख लो ऐसा करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि एचआरए के द्वारा ऐसा कोई रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ ब्रिटिश सरकार को क्षति पहुंचाएंगे। इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म करने की बात नहीं कर रहे, ये स्ट्रक्चरल काम पर जोर नहीं दे रहे। और जब स्ट्रक्चरल काम पर नहीं जोर दे रहे, तभी इस संगठन में जुड़ेंगे कौन? भगत सिंह। भगत सिंह भगत सिंह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। समाजवादी
विचारधारा से प्रेरित थे। और जब समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे तो इसी HRA को रिफॉर्म किया गया दिसंबर 1928 में। इसको पुनर्गठित किया गया दिसंबर 1928 में। कहां? दिल्ली में। दिल्ली में कहां? कोटला में, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला में HRA को रिफॉर्म किया गया और इसका नया नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA का संस्थापक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन HSRA का संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HSRA को पुनर्गठित किया गया, HRA को पुनर्गठित किया गया HSRA के नाम से। हो गया। अब ये समाजवादी कार्य पर जोर देगा। ब्रिटिश सरकार को लूटना है और गरीबों में बांटना है। और जब गरीबों में बांटने की बात होगी, सोशल स्ट्रक्चर की बात होगी, तब अब कॉमन पीपल का साथ मिलेगा इन क्रांतिकारी नेताओं। घटना कब की है देख रहे? 1908। अब देखिए महात्मा गांधी जोड़ेंगे इन सब चीजों को। जो बिखर रहा ना, सब कुछ बिखर रहा है। आंदोलन तो चले, वो बोलते ना, नहीं बोलते लोग कि अगर अहिंसा से आजादी मिलती तो फिर लोगों का शहादत थोड़ी बेकार गया। बेकार नहीं गया, वो सब कैटलिस्ट है, वो सब आंदोलन को जिंदा रख रहा है। अभी जो पूरा का पूरा आंदोलन बिखरा हुआ है, संगठित नहीं है, ये सब एनर्जेटिक है। इन सब चीजों को जब एनर्जेटिक, इस सब एनर्जी को जब जोड़ देंगे तब देखेंगे क्या खड़ा हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जुड़ेगा कैसे? और जुड़ने के लिए फिर जिम्मेदार है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अभी जो राष्ट्रीय आंदोलन है सब तरफ से बिखरा हुआ है। संगठन है, विद्रोह हो रहा, ब्रिटिश सरकार को कमजोर कर रहे, संस्थागत निर्माण भी हो रहा, संस्थाओं में पहुंच भी रहे, लेकिन ये सब संगठित नहीं है। 1919 का अधिनियम क्या करेगा? तो चलिए हटा दे इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या करेगा कि कैसे जोड़ेगा? क्यों आएगा साइमन कमीशन? उसके ये इस एक्ट की समीक्षा करने के लिए और उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे उस कमीशन में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रोविजन था कि इस अधिनियम के प्रावधान से भारत और भारतीयों को क्या लाभ हुआ, उसकी समीक्षा
उसकी समीक्षा 10 वर्ष बाद किया जाएगा। ये प्रोविजन था, ये भी एक प्रोविजन ही था। इसमें लिखा हुआ था इस एक्ट में कि इस एक्ट का लाभ भारत और भारतीयों को कितना हुआ, 10 वर्ष बाद इसका समीक्षा किया जाएगा, इसकी रिव्यू की जाएगी। तो 10 वर्ष कब होता है? 1929 को। जब पॉलिटी हम बताए थे तब आप लोगों को बताए थे कि यहां पर 3 पार्टी है, कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर। कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी कभी भी भारतीयों को अधिकार देने का बात नहीं करेगा। वर्ड से ही पता चल रहा है वो कंजर्वेटिव मानसिकता के हैं। उनको सबसे पहले ब्रिटेन ही दिखेगा और कुछ नहीं, और वो भी ब्रिटेन का राज मुकुट दिखेगा और कुछ नहीं, कि कैसे राजा के लिए सब काम करेंगे, दूसरे को अधिकार नहीं देना है। तो अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनको भी वही दिखता है और कुछ नहीं, क्योंकि वो भी उसी पार्टी के हैं। विचारधारा का असर पड़ेगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी का अभी जो इस समय सिचुएशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी इतिहास, इस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, पार्टी की सरकार है, और पीएम है रैमजे मैकडोनाल्ड। 1927 1927 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। अब सवाल ही नहीं होता कि भारतीयों को अधिकार देना है, बट यहां तो बात हो रही है कि भारतीयों को अधिकार देंगे अगर वो लोग सीख लिए होंगे सरकार चलाना। तो अगर जितना उनको अधिकार दिए, अगर प्रॉपर वे में वो सरकार चला लिए, तब तो उनको और अधिकार देंगे, बट उनको तो दिमाग था, देना नहीं है। ये काम तो लेबर पार्टी किया था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड को लगा कि अगला चुनाव तो हम हार जाएंगे, इसको लगा था ऐसा, इसको आभास हुआ कि अगली बार कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और अगर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार नहीं बनी तो इसकी समीक्षा के लिए जो समीक्षा समिति बनेगा, समीक्षा समिति जो बनेगा, इसमें तो सब उदारवादी होंगे, लिबरल होंगे, और जब लिबरल होंगे तो भारतीयों के अधिकार की बात करेंगे, भारतीयों को अधिकार दे भी दिया जाएगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड क्या किए कि जो 10 वर्ष बनाने वाला था, इसकी समीक्षा समिति 2 वर्ष पूर्व 1927 में बना दिया। ये जो समिति है, ये समिति में 7 सदस्य थे। सभी अंग्रेज थे। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसका जो अध्यक्ष है कौन है? सर जॉन साइमन। इसीलिए इस समिति को
साइमन कमीशन के नाम से बनाया गया। साइमन कमीशन के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें सभी के सभी गोरे लोग थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। व्हाइट कमीशन भी कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे व्हाइट कमीशन कहा गया, तो साइमन कमीशन को। हो गया? हो गया? हो गया? बता दें? हो गया? देखिए, ये है महात्मा गांधी का संरचनात्मक कार्य। जैसे क्या है महात्मा गांधी का संरचनात्मक कार्य ये है क्रांतिकारी नेताओं का के हिंसक आंदोलन, और ये है स्वराज्य पार्टी का संस्थागत स्वराज्य आंदोलन, और ये है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, और यही पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो ले जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। हो गया?
तीन एंगल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। गांधी जी का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जितने भी रेडिकल्स हैं उनका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, और एक है इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट। और इन तीनों मूवमेंट को जोड़ेगा कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये एरो नहीं दिए हैं, साइमन कमीशन ये सर्किल है, ठीक है? ये एरो मत मान लीजिएगा, ये एरो सब एरो दिए तो सब ये भी एरो है। देखिए एरो इधर मुड़ कर दिए, बाकी का सबका मुख इधर है। सर्किल जो है वो है साइमन कमीशन, अर्थात इन सबको जोड़ेगा। अब जब साइमन कमीशन का गठन हो गया, हटा दे इसको, साइमन कमीशन का गठन कब होगा? 1927। अब जो सब उधर उधर बम बारूद की बात कर रहे थे, संस्था की बात कर रहे थे, संरचना की बात, तो अपने अपने काम में इन्वॉल्व थे, अब सब पड़ जाएंगे इस पर। नहीं, सब सारे अंग्रेज क्यों आ रहे हो? सब जब हम पर लागू हुआ, भारतीय सदस्य जब भारतीयों पर जब लागू हुआ, तो भारतीय ना बताएंगे कि भारतीयों को कितना लाभ हुआ, कि जो ब्रिटेन से आ रहे हैं वो बताएंगे। ये सब के सब तो ब्रिटेन से आ रहे हैं, जो कभी भारत नहीं देखे हैं। तो जिसने कभी भारत देखा ही नहीं, जिसको भारत का अनुभव ही नहीं है, वो कैसे बताएगा कि भारतीयों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से कितना लाभ हुआ? और ऐसे में जब इसका आगमन होगा 1928 में, भारत आया और ये गठन हुआ। अब देखिए पूरा मूवमेंट अब एक हो जाएगा, और यही है भूमिका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सीरियल जैसा बना, सीरियल जैसा एकदम